Good morning, students. How are you? I hope you are fine at home. तो बेटा जो हम मुगले आजम फ़िल्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें अभी तक आपने पढ़ा है कि उस समय के तानसेन के समान समझे जाने वाले गुलाम अली खां को तो आसिफ साहब ने कितनी मुश्किल के साथ राज़ी किया था। उनको 25,000 रुपये मेहनताना मिला एक गीत का। और उस समय सबसे महंगे गायक मोहम्मद रफ़ी एक गीत के 300 रुपये लेते थे। देखो कहाँ तो उस समय के मशहूर गायक को 300 रुपये मिलते थे और उन्हें उस फिल्म में गाने के 25,000 रुपये मिले। तो अब आप उनके जुनून को समझ सकते हो ना। इसी प्रकार सलीम के घर लौटते भी जब सलीम घर वापस आते थे तो एक वो सीन था कि समय का मुख्य द्वार पर एक सीन फिल्माने के लिए उन्होंने शूटिंग को कई दिनों तक सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि प्रशासन ने रास्ते में आए बिजली के खंभे हटाने की अनुमति नहीं दी थी। देखो उस समय जब फिल्म बनाई जा रही थी तो मुगल काल का बिल्कुल वही वातावरण दिखाने के लिए, वही परिवेश दिखाने के लिए जब सलीम घर आते थे तो रास्ते में बिजली के खंभे उस समय नहीं थे। लेकिन अब जहाँ पर ये फिल्म दर्शाया जा रहा था वहाँ पर बिजली के खंभे थे, तो उन्होंने अपनी फ़िल्म में सब कुछ वास्तविक दिखाना था, तो इसलिए वहीं पर शूटिंग को रोक देते हैं क्योंकि सरकार ने उन्हें खंभे हटाने की परमिशन नहीं दी थी। ठीक है, जब उन्हें परमिशन मिलती है तब वो सीन को पूरा करते हैं। और उसके पश्चात युद्ध के दृश्य को फिल्माने के लिए 2,000 ऊँट, 4,000 घोड़े और 8,000 सिपाहियों को बुलाया गया। यानी कि जो मुग़लों का युद्ध था उसमें भी बिल्कुल वास्तविक दिखाने के लिए इतना प्रबंध किया गया। ऐसी भव्यता के बारे में उस समय सोचना भी असंभव था, यानी कि कोई उस समय ये सोच भी नहीं सकता था इतना कुछ। अब उसके पश्चात जब मधुबाला को कैद किए जाने वाले दृश्य को उन्होंने वास्तविक दिखाने के लिए हल्की नहीं अपितु भारी जंजीरों का प्रयोग किया। भी वैसे तो देखो फिल्म में वो हल्की सी जंजीरें डाल सकते थे, नहीं पता चलता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वही दर्शाने के लिए जैसी जंजीरें उस समय पहनाई गई थी वही पहनाते हैं। लोक लुभावन शीश महल के लिए हजारों छोटे छोटे बेल्जियम के कांच के टुकड़ों को यूरोप से मंगवाया गया और फिर सालों की मेहनत के बाद बाउसिंग लाइट तकनीक का प्रयोग कर अनारकली का प्रतिबिंब हर शीशे में दिखाया गया। यानी कि जो वो शीश महल था जब उसमें अनारकली नृत्य करती है तो हर शीशे में अनारकली की फ़ोटो उन्होंने कैसे दिखाई, बाउसिंग लाइट एक तकनीक थी उसका प्रयोग करके। कहते हैं कि फिल्म प्रदर्शन के 12 साल बाद तक स्टूडियो में बना शीश महल लोग टिकट लेकर देखने आते थे और उसे बरसों तक तोड़ा नहीं गया। ये कहते कि फ़िल्म बनने के 12 साल बाद तक लोग अनारकली वो शीश महल को देखने के लिए आते थे। ठीक है, अब उसके पश्चात है अगली फ़िल्म हमारी एवटार, जो सन 2009 में फिर से जेम्स कैमरन ने इतिहास रचा। पहले उनकी टाइटन थी, ठीक है, दूसरी उनकी कौन सी है, एवटार। जब उन्होंने एक बड़े पर्दे पर एवटार नामक फिक्शन को उतारा जिसे देख लोग आश्चर्यचकित रह गए, लोगों की आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही, इनके बहुत हैरान होते हैं। ये फिल्म अपने विजुअल्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें क्या था कि कैमरन ने 1999 में एक कहानी लिखी है। वो फिल्म के लिए कहानी लिखते हैं, सोचते हैं और उसको फिल्माने के लिए ये विजुअल तकनीक उपलब्ध नहीं थी। जो मतलब उन्हें तकनीक चाहिए थी, जिस समय उन्होंने कहानी लिखी उस समय वो तकनीक उपलब्ध नहीं थी। फिर उन्होंने 2005 में जब फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के टावर के गोलम को देखा तो उन्हें लगा कि शायद अब अपनी कल्पना को पर लगाने का समय आ गया है, यानी कि वे अपनी इस कहानी पर फिल्म बना सकते हैं। ठीक है, तब तकरीबन उन्होंने 23.7 करोड़ डॉलर की लागत और 4 साल का समय लगाकर 2009 में इस फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारा।
ठीक है बेटा, यानी कि उन्होंने 1999 में कहानी लिखी, फिर 2005 में उन्होंने इस फिल्म को बनाना शुरू किया और इस फिल्म को बनाने में उन्हें 4 साल लगते हैं और 2009 में यह पर्दे पर आए। ये दुनिया की तब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म के नीले रंग के पात्र नावी को कैमरान ने CGI तकनीक की मदद से जीवंत किया, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल रूप दिखाया, वास्तविक रूप दिखाया उन्होंने। नावी की भाषा भी विशेष थी और इस भाषा का कोई भी शब्द दुनिया की किसी भी भाषा के शब्दों से नहीं लिया गया था। CGI तकनीक द्वारा बनाई इस फिल्म के छोटे से भाग को फिल्माने में कई घंटों का समय लगता था, इसलिए लगातार कंटिन्यू ये 24 घंटे काम करते थे। उसके बावजूद भी इसे पूरा करने में 4 साल लगते हैं। और इस फिल्म में 40% ही असली दृश्य थे, यानी कि 100 में से 40% ओरिजिनल था और बाकी का सारा 60% सिर्फ तकनीक का कमाल था। सच में अप्रतिम है ये फिल्म, यानी कि बहुत ही सुंदर फिल्म है। फिर हमारी भारत की फिल्म आती है बाहुबली, ठीक है। तो ये 2015 में इस फिल्म का प्रथम भाग रिलीज़ हुआ था। आपने देखे ना कि बाहुबली के 2 पार्ट हैं, तो इसका जो पहला भाग था वो 2015 में आया। मशहूर फिल्म डायरेक्टर SS राजमौली ने तकरीबन 250 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3 साल में इस फिल्म को पूरा किया था, ठीक है। बाहुबली के दोनों भागों में ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड की बनी फिल्में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी ही ख्याति अर्जित कर सकती हैं जितनी कि हॉलीवुड की फिल्में। ये कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी फेमस हॉलीवुड की फिल्में हैं उतनी ही बॉलीवुड की फिल्में भी प्रसिद्ध हैं। इस बाहुबली पिक्चर ने ये सिद्ध कर दिया। उसके पश्चात देखो, बाहुबली बॉलीवुड की सबसे पहली ऐसी फिल्म है जिसने दुनिया के सबसे बड़े पोस्टर के लिए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। यानी कि फिल्म के लिए जितने भी पोस्टर बनते हैं उसका सबसे बड़ा पोस्टर कौन सी फिल्म का था? बाहुबली का। इसके लिए इसका गिनीज बुक में नाम दर्ज है। खूबसूरत किले, ऊंचे विशाल झरने, रोमांचकारी प्राकृतिक दृश्य जैसी राजमौली की परिकल्पनाओं को तकनीक ने यथार्थ में परिवर्तित कर दिया। यानी कि जैसा उन्होंने सोचा था ये सब कुछ उन्होंने तकनीक के माध्यम से सिद्ध किया। जब पर्दे पर उतारा तो दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब कि बहुत अधिक हैरान होते हैं कि भी ऐसा भी हो सकता है। तो फिल्म के पहले भाग में अंत में एक सवाल हर किसी के मन में था। देखो, जब हर किसी ने इस फिल्म को देखा तो पहले भाग में लोगों को क्या सस्पेंस रहता है, क्या सोचते हैं लोग कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है। ये हर किसी दर्शक के मन में था और इस राज को राज रखने के लिए और लोगों की उत्सुकता बनाए रखने के लिए राजमौली ने बाहुबली के दूसरे भाग के 4 क्लाइमेक्स बनाए, ठीक है। जो सेकंड पार्ट था उसके भी 4 क्लाइमेक्स बनाते हैं और साथ ही साथ ये भी निश्चित करते हैं कि लोगों को उनके सवाल का जवाब अगले क्लाइमेक्स में मिलेगा, ठीक है। जब अगली फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। ये बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसके ट्रेलर को BBC की डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया था। बाहुबली की मौलिक कहानी और भव्यता ने हर हिंदुस्तानी के दिल को छुआ, यानी कि पूरे भारतवर्ष को पसंद आती है ये। और इस तरह देश विदेश के कुछ निर्देशकों ने आम जनता की सोच से कहीं ऊपर जाकर सिनेमा के स्वप्न लोक को आकाश की बुलंदियों के उस पार पहुंचा दिया। और ये कोई अंत नहीं है, फिल्में अभी भी बाकी हैं, यानी कि अभी भी ऐसे बहुत से निर्देशक हैं जो इससे भी बेहतर फिल्में हमारे सामने दर्शाएंगे। तो ये थी आपकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में। बेटा, हर फिल्म में से आपने क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। इन सब को पढ़ने के पश्चात आपने जितना भी पढ़ा है
उसमें से आप एक एक नंबर के प्रश्न ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।